मोदी दोनों अधिनायकवादी शैली के राजनेता हैं। हाँ। लेकिन दोनों की सफलता का राज यह है कि दोनों ने एक ईमानदार और प्रशासकीय एक तरह से उनमें क्षमता है, क्योंकि वो परिवारवाद से दूर हैं, उनका अपना कोई कुनबा नहीं है परिवार का। नरेंद्र मोदी के लिए भी ये प्लस पॉइंट साबित हुआ, जिससे वो राजनीतिक रूप से सफल हुए हैं। लेकिन दोनों का जो ईगो का टकराव है, हम एक थर्ड आई के रूप में अगर हम उनका विश्लेषण करें तो हम ये पाएंगे कि नरेंद्र मोदी चूंकि प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हो गए हैं, तो उनका बड़बोलापन का भी एक्सपोज होना जरूरी है। कटाक्ष कर दिया नहीं, उनका जो बड़बोलापन है वो एक नहीं कई जगहों पर दिखता है। हाँ। जैसे वो कहते हैं कि भारत को ओलंपिक में पदक जीतना चाहिए, तो पूर्व खेल मंत्री ने उनकी बखिया भी देड़ दी कि आपके गुजरात से तो कोई ओलंपिक मेडलिस्ट जो है वो नेशनल गेम तक में नहीं जीत पाता है। तो कहीं ना कहीं बड़बोलेपन पर आपको लगाम लगाना होगा। और नीतीश कुमार ने ऐतिहासिक रूप से जो उनकी गलतियां पकड़ी है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन नीतीश कुमार का जो भाजपा से विलगाव हुआ है, उस पर जो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है उसमें ये वो गलत है कि भाजपा इसके लिए जिम्मेवार है। नरेंद्र मोदी बहाना था, वो भाजपा को अलग थलग करने का काम पहले से कर रहे हैं। प्रदीप माथुर जी, इतने वरिष्ठ नेता को उन्होंने कहा कि मैं 71 साल का हो चुका हूं, अब मुझे क्यों बदलना चाह रहे हैं लोग, और मैं किसी के दौर पे मत्थे टेकने नहीं जाने वाला हूं। दो तीन चीजें भी उन्होंने बताई कि किस तरह से जब उन्होंने नीतीश कुमार के लिए एक सामग्री छपवाई थी ये विशेष राज्य के लिए दस्तखत अभियान में, तब उनका नाम हटवा दिया गया, ये भी उनको शिकायत रही है। तो इतना बड़ा नेता अगर बोल रहा है तो कुछ तो बात है। मुझसे आप पूछ रहे हैं जी सर। देखिए, ऐसा है कि जहां तक उनकी भारतीय जनता अपनी पार्टी के साथ शिकायतें हैं वो तो अलग चीज है। हाँ। लेकिन जहां तक आप मोदी की तारीफ की बात कह रहे हैं, तो मैंने आप ही का ये वीडियो सुना। अगर वो ये कहते हैं कि मोदी जो है सिर पे मैला ढोने को आध्यात्मिक सुख की बात मानते हैं, तो ये तो कटाक्ष है। इसमें तारीफ का है मोदी की? पार्टी नहीं समझ पा रही इसको। हाँ, मैं तो समझता हूँ ये बहुत बड़ी कटाक्ष है मोदी के ऊपर। बहुत बड़ा क्या कहना चाहिए इल्जाम है कि अगर वो सिर पे मैला ढोने वाले लोगों को लिए कहते हैं कि उन्हें आध्यात्मिक सुख मिल रहा है, अगर मोदी ये कहते हैं तो ये तो बहुत ही शर्म की बात है। अगर तिवारी जी ये कह रहे हैं तो वो मोदी की तारीफ क्या कर रहे हैं? मतलब ये तो मुझे तो नहीं लगा तारीफ कर रहे हैं। ये जो दो धड़े की बात मनोज जी कर रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं बस ही रहे हैं। नहीं, देखिए इस बात को ऐसे समझिए, जहां तक उनकी अपने जनता दल के अंदर जो है, यूनाइटेड के अंदर जो उनकी शिकायतें हैं अपने स्तर को लेकर के, और वो अलग चीज है। लेकिन आपने जहां से शुरू किया कि मोदी की तारीफ की बात जो है, तो वो जो कह रहे हैं तारीफ नहीं है, वो ये बताना चाह रहे हैं, जो मैंने सुना आपके यहाँ, कि भाई मोदी जो है खुद एक छोटे बैकग्राउंड से आए, तब भी उन्हें छोटे लोगों से सहानुभूति नहीं है, ये बात है। तो ये तो तारीफ नहीं लगी मुझे। ठीक है, नहीं, पर उनके बाद जो जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने रिएक्ट किया, उनको रुकना पड़ा। कार्यकर्ता शायद समझ नहीं पाए होंगे पूरी बात, क्योंकि उन्हें कहना पड़ा कि आप मुगालता ना पालिए। नहीं सर जी, ऐसा है कि जो बात उन्होंने जैसे करी, बड़े इन्वॉल्व सेंटेंस बोला, और वहां पर बड़ा इन्वॉल्व सेंटेंस बोला। तो नीतीश कुमार जी भी थे, शरद यादव जी भी बैठे थे, सब लोग जैसा मैंने आपने सुना, बड़ा इन्वॉल्व सेंटेंस उन्होंने बड़ा इन्वॉल्व सेंटेंस बोला, उसको शायद कार्यकर्ता समझ नहीं पाए होंगे। ठीक है, आपने वो चीज दिखाई नहीं। शिवानंद जी ने यह कहा कि नरेंद्र मोदी जो है आज की तारीख में एक ताकतवर नेता के तौर पे उभरे हैं, और हमें उनके आकलन को कम नहीं करना चाहिए, उनकी ताकत को, और उसके लिए हमें अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि दलित भी है, आप जो दलित का पिछड़ा कार्ड खेल रहे हैं वहां पे चुनौती देंगे आपको। उनकी ताकत को देख के हमको अपनी लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि चाय भी बेचते हैं, चाय भी खा रहे हैं, हमें डर है कि उस आदमी के अंदर, उसके रग रग में हिंदुत्व का या आरएसएस का नहीं। पर आपकी पार्टी में इस मोदी को लेकर स्थिति क्यों है? तो कांग्रेस में कहीं नहीं दिखती, या कोई और पार्टी में नहीं दिखती। देखिए, दो चीजें हैं, आप उनके भाषण में दो चीजें हैं। एक, उनको पार्टी से शिकायत है, तो उन्होंने पार्टी के चिंतन शिविर में जो भी बात कही है वो एक अलग बात है। और दूसरी चीज है कि आप जो भी उनकी शिकायतें हैं, इतनी सारी और इतनी गंभीर शिकायतें हो, 200 शिकायतें हो, पर शिकायतों की गंभीरता में तो देखिए सर, मैं ये कह रहा हूँ वरिष्ठ नेता को क्या आप हाशिए पर रखना है? मैं यह कह रहा हूँ कि वो अलग चीज है, उसका पार्टी जवाब उनको देगी। समझ गए? और यह चिंतन शिविर है, इस चिंतन शिविर में अगर अपनी शिकायत आप नहीं रखेंगे तो कहां रखेंगे? नंबर एक। और दूसरी बात यह है कि आप ये करें कि वो मोदी की तारीफ करें और भाजपा की तरफ जा रहे हैं और हवा का रूप देख रहे हैं। हम नहीं कह रहे कि भाजपा की तरफ सुधांशु मित्तल साहब पहचान जाते हैं। शिवानंद तिवारी बहुत बड़ी शख्सियत है बिहार के लिए, और समाजवादी आंदोलन के सबसे बड़े योद्धा है वो। तो आप सबसे बड़े योद्धा है, और हमेशा पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े धुर विरोधी रहे हैं। वो कह रहे कि लंबे समय से तंगदिली से काम हो रहा है पार्टी में। ये उनकी अपनी पार्टी से लंबे समय से, मैं कह रहा हूँ ये पार्टी से शिकायत उनकी है, उन्होंने कहा है इस बात को। इस बात को सुधांशु मित्तल जी, क्या ये आपसे ये आपके वक्त तो ये स्थितियां थी नहीं? इस बारे में सुधांशु मित्तल निकल गया, पार्टी के अंदर के मामले को सुधांशु मित्तल जी क्या बताएंगे? नहीं, पर दर्द अभी निकला है। 17 साल आपके साथ रहे सर, तो उसको आप आपका कहीं ना कहीं जानते ही होंगे। आप उस बात को उससे मत आकिए, जो उन्होंने मोदी के बारे में कहा है आप उस पर बात करिए। नहीं, मोदी पे तो कहा है, पर उसके बाद जो बातों की उन्होंने लिस्ट लगाई, अगर आप उन्हें देखें तो अपने आप में गंभीर सवाल उन्होंने साफ तौर पर कहा। ठीक है, जिनके हाथ में पार्टी है वो समझते हैं कि मुझ जैसे आदमी उनके चौखट पे माथा टेके। मैं कह रहा हूँ इस पार्टी माथा टिकवा रहा है। मैं कह रहा हूँ पार्टी उस बारे में सोचेगी, उनसे बात करेगी।
मित्तल साहब बता दीजिए कौन माथा टिकवा रहा है? मित्तल साहब किसे बताएंगे, हमारी पार्टी 17 साल रहे हैं सर आपके साथ भी। देखिए सिद्धार्थ जी, यही शिवानंद तिवारी कुछ दिन पहले पैरोकारी कर रहे थे कि जदयू को कांग्रेस से समझौता करना चाहिए। हाँ। आज उन्हें नमो नमो क्यों दिखने लगा है? वह व्यक्ति अखबारों में लेख लिखता है कि संघ जो है उसकी सारी आइडियोलॉजी इंपोर्ट की हुई है बाहर की, नीकर भारतीय कल्चर में कभी नहीं रहा। आज उनमें जो है नमो नमो को लेकर के इतना बड़ा सोशल जो है एक तरह से लीडर का एक पोटेंशियल दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं राजनीति में और राजनेताओं में अपने अपने हिसाब से जो है बयान बदलने, अपने हिसाब से आइडियोलॉजी बदलने और अवसरवाद का परचम देने का काम होता है, और इसमें कोई अछूता नहीं है। हम नीतीश को भी इसमें पाक साफ नहीं मानते हैं। नीतीश जी ने भारतीय जनता पार्टी के हमेशा वो वरिष्ठ नेता को हाशिए पर रखा जा रहा है जिस तरह से वो बात कर रहे हैं। हाशिए पर क्या? देखिए, ये तो रीजनल पार्टी वन मैन पार्टी होती है। हाँ। ये पार्टी नीतीश जी की पार्टी है, ये मुगालते में नहीं रहना चाहिए। हाँ। शिवसेना जो है वो पहले बाल ठाकरे की पार्टी थी, आज उद्धव ठाकरे की पार्टी है। हाँ। जितनी रीजनल पार्टियां होती हैं, समाजवादी पार्टी जो है मुलायम सिंह यादव की पार्टी है। अच्छा। इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए। और शिवानंद तिवारी क्या कोई इतने बड़े सिद्धांतवादी नेता नहीं है, वो घोर अवसरवादी व्यक्ति है। वो लालू यादव के भी बहुत बड़े कभी प्रवक्ता होते थे, आज नीतीश कुमार के बहुत बड़े प्रवक्ता हुए हैं। भाजपा के खिलाफ उन्होंने बयान देकर के जहर उगलने में और संबंध तोड़वाने में शिवानंद तिवारी की अहम भूमिका। ठीक है, क्या ये महज इत्तेफाक है कि अब तक नहीं बोले पर आपसे अलग हुए, उसके बाद अब धीरे धीरे परतें भी हर चीज की खुल रही हैं? क्या ये महज इत्तेफाक मानते हैं आप इसे? सुधांशु जी, मैंने कहा आपने सारी चर्चा और सारे विश्लेषण सुन लिए जी। मैं तो सिर्फ इतना मानता हूं कि इस समय भाजपा की लहर में कौन कौन से किले ढह जाएंगे ये इसका प्रतिबिंब दिख रहा है जी। आज सबको जो है उम्मीद का केंद्र भाजपा और नरेंद्र मोदी दिख रहा है। अच्छा। और इसीलिए सब में ये हलचल और ये मंथन चल रहा है। तो लोग जो है लोग जानते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा को मना लिया तो मैं बोलूं सुधांशु जी, आप हमारे मीम अफजल साहब सब अपनी आज नीतीश जी का भाषण जो हुआ है उसको आप सुन लीजिए तो आपको अपने नेता की कल ही खुल जाएगी। पर मीम अफजल साहब सब यहाँ पर कंफर्टेबिलिटी मैं बता दूं आपको नीतीश जी के भाषण के बारे में भी, जहां बचना हो बचा जाए। मैं नीतीश जी के भाषण के बारे में बता देता हूं आपको। क्या उठा रहे हैं मीम अफजल साहब, क्या लग रहा है आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं जवाब दूं? जी जी सर, बिल्कुल मुकम्मल कर लें तो। जी जी बिल्कुल। मुझसे आपने क्या पूछना चाहते हैं? आप यही आपसे पूछ रहा हूं कि जो स्थिति लगातार खड़ी हो रही है, क्या लग रहा है कि अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से बातें रखी जा रही हैं? आपके यहाँ तो स्थिति नहीं है। देखिए, कंफर्टेबिलिटी की बात नहीं, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होते हैं हाँ। उस पर प्रतिक्रिया देना सियासी लोगों का काम है जी। लेकिन अभी जैसे सुधांशु भाई ने कहा कि उनको लगता है कि, तो मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि वो जितना नरेंद्र मोदी जी बड़बोलापन करते हैं उससे ज्यादा उनके जो प्रवक्ता हैं या उनके जो लीडर्स हैं वो कर रहे हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही जो हाल इनकी पार्टी का हो रहा था वो भी सबके सामने है। आज ये जेडीयू का मजाक उड़ाने की बात कर रहे हैं और ये बात सही है। अभी जो हमारे जेडीयू के भाई बैठे हुए हैं, मैं ये मानता हूं कि जो चिंतन शिविर होते हैं उसमें प्रेस को कभी बुलाया नहीं जाता जी। अब इन्होंने चूंकि लिबरल होने का ज्यादा सबूत दिया तो उसकी सजा इनको भुगतनी पड़ रही है। बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, लेकिन अब वहां आयोजकों में गड़बड़ी रही होगी। ठीक है जी। मैं अफजल साहब अपनी बात मुकम्मल। मैं ये कहूंगा कि शिवानंद तिवारी जी के बारे में कुछ भी आप कह लीजिए, ठीक है, बहुत सारी बातें कभी कभी आदमी कहता है जी। और जो चिंतन शिविर होते हैं वो सब पार्टियों में होते हैं और अंदर उसमें बड़ी गर्मा गर्म गुफ्तगू भी होती है और अपने लीडरों के ऊपर तनकीद भी की जाती है। कांग्रेस और अपनी शिकायत भी रखी जाती है। ये तकरीबन नहीं आता, वहां भी होता है, वहां भी होता है, वहां भी होता है, शिकायतें होती है। आप ये खातिर जमा रखें कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी जब बातचीत होती है तो अपनी बात को सब खुल करके रखते हैं और पार्टी के अंदर जो एक इनर डेमोक्रेसी होती है उसको रखना भी चाहिए। पर ये तो नहीं कहा जाता ना कि मैं मत्था टेकने नहीं जाऊंगा हमारी पार्टी। पर मीम अफजल साहब, ये तो नहीं कहा जाता कि मैं मत्था टेकने नहीं जाऊंगा। अब क्यों जाऊं? मैं कहता हूं इसके अंदर कौन सी, नहीं, मुझे ये बात बताइए कि इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अगर एक बुजुर्ग आदमी ने
ये महसूस किया कि उसको पार्टी में कोई ठीक से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, उस पर अपना रिएक्शन दे दिया। ये इतनी चिंता की बात नहीं है। लेकिन मैं आपको कह सकता हूं शिवानंद तिवारी उस टाइप के आदमी नहीं है कि उनको ऊपर इस तरह का इल्जाम लगाया जाए कि वो मोदी से मुतासिर होकर के पार्टी छोड़ देंगे या बीजेपी में चले जाएंगे। हाँ। मैं प्रवक्ता की हैसियत से ये बात कहना मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैं चूंकि शिवानंद तिवारी जी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, पिछले 25 साल से जानता हूं, इसलिए मैं उनका मिजाज, उनकी पॉलिटिक्स, उनके आइडियाज और उनके जहन में जिस तरह का एक सियासी नजरिया है, उसको देख के कह सकता हूं आपने कि ऐसी शायद कोई बात नहीं है। अफजल साहब, आपने कहा कि आपके यहाँ भी चिंतन शिविर होते हैं और मीडिया को अमूमन नहीं बुलाया जाता, पर वहां बाकायदा पूरा उनका जब 9-10 मिनट तक उन्होंने तकरीर की, पूरा मीडिया वहां मौजूद रहा और ये सब रिकॉर्ड होता रहा। अब चीजें सामने आ गई हैं तो उससे हम डिनाई नहीं कर सकते। मैं तो कह ही रहा हूं, पर मैं आपको कह रहा हूं कि क्या ये चिंता का विषय नहीं है कि अगर इस चिंतन शिविर में इसका ख्याल रखते तो शायद ये सब बातें बाहर ना आती और इस तरह से डिस्कशन ना होता। क्या कोई विरोधी भी हो सकते हैं? इस किस्म का नतीजा अख्ज़ करना। जी, क्या उनके कोई विरोधी भी हो सकते हैं आपको लग रहा है, जिनके ऊपर लगातार वो खुद ही सवाल खड़े कर रहे हैं? अब ये तो मैं नहीं कह सकता। देखिए जेडीयू की मीटिंग में तो मैं गया नहीं, ना मुझे हर एक के बारे में इतनी जानकारी है, ना मैं ये समझता हूँ कौन उनके विरोधी है, कौन उनके साथ में है। ठीक है, मैं उनको भी जानता हूं, मैं नीतीश कुमार जी को भी जानता हूं अच्छी तरह। आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म कर लूं। जी, मित्तल जी जल्दी से बात रख लीजिए प्लीज। मेरा सीधा कहना है, जेडीयू में कौन क्या कहे, जेडीयू क्या करे क्या ना करे, हमें क्या लेना है। ये पहले आपस में तय कर लें कि तिवारी जी ने तारीफ करी थी या खिलाफत करी थी। अगर तारीफ करी थी तो फिर बाकी क्यों कह रहे हैं कि तारीफ नहीं करी थी, और अगर खिलाफत करी थी तो बाकी उन पे क्यों चिल्ला रहे थे, तो ये लोग तय कर देंगे। बाकी लोगों ने समझा नहीं था। साहब का सवाल है, एक मिनट, जहां तक बताइए, इतने नासमझ लोग अगर जेडीयू में हैं और वो भी चिंतन शिविर में, तो भगवान बचाए ऐसी चिंता से। मुझे लगता है जिनसे चिंता होनी चाहिए वही चिंतन में 17 साल आपके साथ रहे हैं वो, ये मत भूलिएगा। सुनिए एक सेकंड, 17 साल आपके साथ रहे हैं मित्तल साहब। एक सेकंड और मैं आखिरी बात से ये, उस वक्त उनमें अंदर इतनी समझदारी नहीं थी, आपने बहुत समझदार लोगों से ताल्लुक रखा हुआ था। मीम साहब, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप जो है, आप नीतीश कुमार जी के बयानों से बहुत कॉन्सुलेशन ड्रॉ कर रहे हैं। बिल्कुल करिए, क्योंकि नीतीश कुमार जी के बयान पे अगर आज चर्चा हो रही होती तो कितने वो बयान हल्के हैं या किस परिप्रेक्ष्य में क्या वो कह रहे हैं, और उनके कद के नेता को वो कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, इसमें बड़ी लंबी बहस करते हैं। लेकिन क्योंकि आज बात ही दूसरी हो रही है, आपने उनका कद तो माना। चलिए बाकी एक सेकंड, नीतीश कुमार जी का कद है, ये कोई छोटा कह दूंगा मैं। बाकी चिंता तो आपको अपने नेता से होनी चाहिए। उनके बयान को आज आप जस्टिफाई करते हैं और एक्सप्लेन करते थक जाते हैं। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी बड़बोले हैं या नहीं है, ये विषय जब नरेंद्र मोदी जी के बयानों पे बात आएगी तब करेंगे। फिलहाल मैंने कहा ये इल्जाम आप हमारे नेता पे नहीं लगा सकते। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर रहना पड़ेगा, भारत में कभी किसी ने उन्हें छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लूंगा, छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। ₹1 नहीं है बॉस। ₹1 नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, ₹1 में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा ₹1 चाहिए। अच्छा 1 मिनट, करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या ये वीडियो है? ₹1 में। देखो देखो पूरा देखो वीडियोस ₹1 में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। ₹1 में फुल मस्ती। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए वो भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू
चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने यही कहे। सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। 21वीं सदी बनेगी हिंदुस्तान के गौरव की सदी, जब आजाद भारत के शिल्पकार सरदार पटेल की महानता को विश्व के सामने उजागर किया जाएगा। 21वीं सदी की शुरुआत में हिंदुस्तान में निर्माण होने जा रहा है एकता, अखंडता और सम्मान के एक ऐतिहासिक प्रतीक का। न्यूयॉर्क के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दुगना, रियो डी जानेरो के क्राइस्ट द रिडीमर से 5 गुना और विश्व का सबसे बड़ा स्मारक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, जिसका शिलान्यास करेंगे गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर 2013 सरदार की जन्म जयंती के अवसर पर। सरदार साहब का एक विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा स्मारक बने और इस स्मारक को बनाने में आप भी हिस्सा लें। सरदार ने देश को एक बनाया था, हम उसे श्रेष्ठ बनाएंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। अगर बदलनी है दिल्ली की तस्वीर, लाना है राजधानी में सुशासन, तो दीजिए जनता दल यूनाइटेड को मौका। साबिर अली के नेतृत्व में होगा दिल्ली का विकास। दिल्ली में भी लाएं नीतीश का सुशासन। तीर पर दबाएं बटन, जनता दल यूनाइटेड। तो बात हो रही किस तरह से जेडीयू की भी हम बात कर रहे थे, पर बहुत सारी बातें आज इस तरह से भी हुई हैं, जहां पर अहमदाबाद के अंदर प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी भी एक पटल पर मौजूद थे और वहां पर मनमोहन सिंह ने अपनी ओर से जो बात कही है, जो सियासी चौका लगाया है, वो कहीं ना कहीं भी नरेंद्र मोदी को उसने चारों खाने चित्त किया। ये बात लगातार निकल करके आ रही है। शुरुआत में मीम अफजल साहब से करूंगा। मीम अफजल साहब, आज शुरुआत में नरेंद्र मोदी जब वहां पर वो म्यूजियम की बात थी सरदार पटेल की, वहां गए, हालांकि उन्होंने बात सियासी तौर पर शुरू की है, कहते हुए कि पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का होना था, पर जवाब मनमोहन सिंह जी ने जो दिया वो वाकई लाजवाब कर दिया। कहीं ना कहीं ये बात उन्होंने कही कि सेक्युलर थे, तो सेक्युलर की बात को लेकर के वहां पर भी कटाक्ष किया। नहीं, ये तो प्रधानमंत्री जो कहा वो तो अपनी जगह पर अटल है और उन्होंने भाई बहुत सही एक तरह से अपनी बात कही जी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही कि पहले प्रधानमंत्री अगर वो होते तो देश की तकदीर और देश की तस्वीर कुछ और होती, तो मैं उनको याद दिला दूं कि अगर प्रधानमंत्री जो कमिटमेंट आरएसएस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल से किया था जी, जब ये लोगों को बैन कर दिया गया था, तो और उसका कमिटमेंट आरएसएस करती, तो आज कम से कम नरेंद्र मोदी किसी हालत में भी इस देश में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हो सकते थे जी। तो आरएसएस तो अपने कमिटमेंट से हट गई और वो हम पर टिप्पणियां कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर मुख्तलिफ औकात में बहुत सारे लोगों ने अपना रोल अदा किया है। अब अगर सरदार पटेल ने इस देश को एक तरह से जो अखंड भारत का जो तस्वुर था जी वो दिया, तो आप ये देखिए कि मौलाना आजाद भी उस वक्त एक ऐसे लीडर थे कि जब लोग तकसीम के बाद जाने की कोशिश कर रहे थे और मौलाना आजाद जामा मस्जिद से खड़े होकर के तकरीर कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ये तुम्हारी सरजमीन है जहां तुम पैदा हुए हो, जहां तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी मौत यहीं पर है, जहां पर तुमने अपनी सारी हिस्ट्री बनाई, इसको छोड़ के कैसे जा सकते हो। और लाखों करोड़ों जो लोग थे
वो मौलाना आजाद की एक तकरीर के बाद जाने से उन्होंने इनकार कर दिया। तो रोल तो हर लीडर का अपना एक अहम रोल होता है और उसको अंडरमाइन नहीं किया जा सकता। लेकिन कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसके पास ये हिस्टोरिकल रोल है। बाकी जो दूसरों की बात मैं नहीं करता हूं, आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कहीं कहीं पर आपको शर्म आ जाएगी कि किस तरह के रोल इन्होंने अदा किए हैं और नेशनल मूवमेंट के अंदर किस तरह से अंग्रेजों की एक तरह से मुखबरी करने का काम किया है। मेरा ख्याल है तारीख अपने आप में इसकी गवाह है। तो हम लगातार बयानों की बात कर रहे हैं और पॉलिटिकल स्पीचेस की बात हो रही है। यहाँ पर प्रदीप माथुर जी, आप लगातार